हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने बीपीएससी टीआरई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। तो इस क्लास को आप लोग ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये आपके बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 8 मार्च। तो रेड क्रॉस डे जो मनाया जाता है मेरे भाई, और एक बात याद रखना, दिवस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, फिक्स है एक क्वेश्चन दिवस से आपके टीआरई में। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लेंगे दिवस। तो 8 मई जो है रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है, 8 मई रेड क्रॉस डे। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस मतलब वाटर डे। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, वाटर डे मतलब जल दिवस। क्या मनाया जाता है, जल दिवस। ठीक है, और देखिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। 22 मार्च से दो बात याद रखिए, वाटर डे जल दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च। ठीक है, 22 अप्रैल से क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। ठीक है, 22 अप्रैल से क्या, तो पृथ्वी दिवस याद रखिए, 22 अप्रैल से पृथ्वी दिवस याद रखेंगे, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। और 8 मार्च से जो है ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखिए। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस। ठीक है, तो 8 मार्च को क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इतना बात क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया है मेरे भाई, 44वां, 42वां, 86वां या 40वां। तो पहली बात की 44वां संविधान संशोधन से क्या हुआ याद रखिए। देखिए 44वां संविधान संशोधन से जो है ना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान से क्या हुआ, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, मौलिक अधिकार से हटाया गया, अधिकार से हटाया गया, हटाया गया। और अब जो ये है ना, ये मेरे भाई, ये अब जो है, अब ये 300 ए आर्टिकल में है। अब आर्टिकल कितना में है, 300 ए में ये प्रेजेंट है। 300 ए में आर्टिकल में क्या हुआ, ये प्रेजेंट है। कहाँ पे है अब संपत्ति का अधिकार, तो 300 ए आर्टिकल में प्रेजेंट है। ठीक ना, अब कहाँ पे है संपत्ति का अधिकार, तो 300 ए आर्टिकल में है संपत्ति का अधिकार अब। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पूछा है शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये जो जोड़ा गया है मेरे भाई, यह 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार आपका जोड़ा गया है। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और काम किया गया है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन से एक और काम किया गया है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन से ही शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया था। तो दो बात याद रख लीजिएगा, एक तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और दूसरा बात शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहां पे देख लीजिए 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन से दो बात याद रखिए। पहली बात तो देखिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन से दो बात याद रखना है। पहली बात 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और दूसरी बात याद रखिए, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता और शब्द जो है जोड़ा गया था। ये पहला जो था, ये पहला संविधान संशोधन था, पहला जो था ये संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन जो मेरे भाई ये पहला संविधान संशोधन था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन था, और इसी से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, आई होप कि इतना बात क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है। तो हरिजन सेवक संघ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक, बता दीजिए आप लोग। आपके घनश्याम दास बिरला हैं, गांधी जी हैं, अमृतलाल ठक्कर हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक है मेरे भाई, वो आपके गांधी जी हैं। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है, तो गांधी जी। और हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब हुआ था, तो ये सितंबर 1932 में, डेट भी पूछ लेता है ना, तो सितंबर 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ का स्थापना हुआ था। सितंबर 1932 में
हरिजन सेवक संघ का स्थापना हुआ। और इसके संस्थापक कौन है? तो गांधी जी। जब भी आपको हरिजन शब्द लिखा हुआ जुड़ा हुआ मिल जाए ना, हरिजन जब भी मिल जाए गांधी जी लगा दीजिए, हमेशा करेक्ट होगा आंसर। हरिजन जब भी दिख जाए गांधी जी आंसर मार के आ जाना, सही होगा आंसर, गारंटी है। अब देखो घनश्याम दास बिरला कौन है? तो घनश्याम दास बिरला मेरे भाई ये जो आपके अध्यक्ष हैं हरिजन सेवक संघ के, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो घनश्याम दास बिरला हैं, अध्यक्ष है हरिजन सेवक संघ के घनश्याम दास बिरला। और अमृतलाल ठक्कर कौन है? तो हरिजन सेवक संघ के सचिव हैं, हरिजन सेवक संघ के सचिव हैं आपके अमृतलाल ठक्कर। तो तीनों बात याद रख लीजिएगा, संस्थापक गांधी जी, अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला और सचिव अमृतलाल ठक्कर, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है ना आपसे, तो तीनों बात याद रखिए। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो बिहार समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी जिसे कहा जाता है, तो समाजवादी कहिए या सोशलिस्ट कहिए, ठीक है। तो बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1931, 1934, 1885, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार समाजवादी जो हुआ है मेरे भाई वो 1931 में स्थापित हुआ है, 1931 में स्थापित हुआ है। और इससे कौन कौन रिलेटेड है? तो एक है फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा याद रखिएगा, फूलन प्रसाद वर्मा याद रखिए। और दूसरा याद रखिए आपका जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। दो नाम याद रखिएगा आप बिहार समाजवादी पार्टी से, एक फूलन प्रसाद वर्मा और एक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। 1885 में क्या हुआ था? तो देखिए 1885 में जो है कांग्रेस पार्टी बनी थी, कांग्रेस पार्टी बना, कांग्रेस का स्थापना हुआ। कांग्रेस का स्थापना को कब हुआ है? तो 1885 में, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। संविधान के भाग 9 में वर्णन है। तो संविधान के भाग 9 में क्या वर्णन है? डीपीएसपी, पंचायत, नगर निगम या राज्य? तो भाग 9 में मेरे भाई जो है आपका क्या है? भाग 9 में मेरे भाई वो है आपका पंचायत है। संविधान के भाग 9 में क्या है? पंचायत है, पंचायत है भाग 9 में। और अनुसूची इसका कितना है? तो अनुसूची 11 है। अनुसूची कितना है? अनुसूची 11 में है, ठीक है। भाग 9 अनुसूची 11, ठीक है। भाग 9 अनुसूची 11 पंचायत। नगर निगम कितना है? नगर निगम क्या है? तो नगर निगम मेरे भाई जो है ये भाग 9A में है। नगर निगम कितना में? भाग 9A, भाग 9 में ए नगर निगम है। और इसका नगर निगम हो गया भाग 9A में, ठीक ना। उसके बाद देखिए आप लोग डीपीएसपी देख लीजिए, डीपीएसपी कितना में है? तो भाग 4 में है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 में आपके डीपीएसपी हैं। और राज्य कितना भाग में आता है मेरे भाई? तो राज्य जो आपका आता है भाग 6 में आता है। भाग 6 में क्या आएगा? तो राज्य आएगा। भाग 6 में आपका राज्य आता है, भाग 6 में राज्य आता है। अब भाग 4 में आपका डीपीएसपी है। भाग 4A में क्या आ जाएगा? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य आ जाएगा। भाग 4A में क्या आता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कितना में है? तो भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में, तो भाग 5 में संघ है। भाग 5 में क्या है? तो संघ है, भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 8 में क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है भाग 8 में, ठीक है। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 9 में पंचायत है और भाग 9A में नगर पालिका है। भाग 9A में नगर पालिका है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया, आई होप क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? HBR अयंगर, BN राव, गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के सलाहकार जो मेरे भाई वो हैं आपके BN राव है, संविधान सभा के सलाहकार। HBR अयंगर कौन है? तो संविधान सभा के सचिव। संविधान सभा के सचिव कौन है? संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर हैं। संविधान सभा के सचिव जो हैं HBR अयंगर हैं, संविधान सभा के सचिव। गांधी जी की एक पुस्तक का नाम है यंग इंडिया, यंग इंडिया। गांधी जी एक पुस्तक का नाम क्या है? यंग इंडिया। और गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाता है, बापू के नाम से भी जाना जाता है गांधी जी को। राष्ट्रपिता भी के भी नाम से जाना जाता है गांधी जी को। राष्ट्रपिता बापू के नाम से गांधी जी को ही, राष्ट्रपिता के नाम से भी गांधी जी को ही जाना जाता है। आई होप कितना बात क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार जो मेरे भाई वो आपके थे BN राव थे। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, BN राव संविधान सभा के सलाहकार, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र
कहाँ है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो मेरे भाई ये कहाँ पर है आपको? कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, लखनऊ। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और कर्नाटक में क्या है? तो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एक पूछ लेगा आपसे कि केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो केगा जो मेरे भाई है ये कर्नाटक में है। केगा कर्नाटक है ना, तो केगा याद रखिए। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र, ठीक है। क्लियर है इतना बात? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग फिर से। पुनपुन नदी कहाँ गंगा से मिलती है? तो पुनपुन नदी गंगा से कहाँ मिलती है बता दो? फतुहा, नालंदा, शेखपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो पुनपुन नदी जो गंगा से मिलती है मेरे भाई वो आपके फतुहा में मिलती है। कहाँ मिलती है? फतुहा। कहाँ है ये? पटना में, बिहार में है फतुहा, जगह का नाम है फतुहा, ठीक है। तो पटना में, पटना के फतुहा में जो है गंगा नदी से जो है पुनपुन नदी मिल जाती है। पुनपुन नदी जो गंगा से जो है फतुहा में मिलती है। फतुहा में, फतुहा कहाँ पर है? पटना में है, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। इंद्रधनुष दिखता है सूर्य के उल्टा दिशा में, सूर्य के सामने, आकाश के उल्टा दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष जो होता है मेरे भाई ये रेनबो जो होता है, रेनबो ये 7 कलर का होता है, ये बात तो पता है। तो रेनबो कहाँ दिखता है? कहाँ दिखता है रेनबो ये पूछा है। तो ये जो दिखता है रेनबो ना मेरे भाई, तो सूर्य के उल्टा दिशा में हमेशा दिखता है। रेनबो जो दिखेगा हमेशा सूर्य के उल्टा दिशा में दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। रेनबो कहाँ दिखेगा? इंद्रधनुष तो सूर्य के उल्टा दिशा में दिखेगा हमेशा, सूर्य के उल्टा दिशा में, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड में। एकहरी नागरिकता कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड, जर्मनी। तो एकहरी नागरिकता जो लिया गया है बता दो कहाँ से लिया गया है? बताओ तुम ही लोग। तो लिया गया है ये तुम्हारे ब्रिटेन से लिया गया है एकहरी नागरिकता। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? विधि के समक्ष समानता भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष जो समानता है ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। विधि के समक्ष समानता भी ब्रिटेन से ही लिया गया है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया? तो ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। इतना बात क्लियर कर लियो, ठीक है ना। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है आपका। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल सब जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। आपातकाल कहाँ से? तो जर्मनी से। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रभाषा क्या है भारत का? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो याद रख लो कि राष्ट्रभाषा भारत का तो है ही नहीं। राष्ट्रभाषा है क्या भारत का? तो राष्ट्रभाषा तो भारत का पहली बात की है ही नहीं। राष्ट्रभाषा तो भारत में है ही नहीं। राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। राजभाषा है भारत में। क्या है? तो राजभाषा है, राजभाषा है। और भारत का राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। क्या है? राजभाषा क्या है भारत का? तो हिंदी है मेरे भाई। क्या है भारत का राजभाषा? तो हिंदी है, हिंदी। भारत का राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। राजभाषा क्या है? हिंदी। और ये कितने भाग में है? तो भाग 17 में है, भाग 17। और साथ में राजभाषा में इंग्लिश भी आ जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। हिंदी और इंग्लिश भारत की राजभाषा है। भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, और वो हिंदी और इंग्लिश में। और राजभाषा किस में आता है? तो भाग 17 में आता है, ठीक ना। क्लियर हो गया? चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। यहाँ पे राष्ट्रभाषा पूछा है ना, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा। यहाँ इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होने वाला है डी नंबर, ठीक है। डी नंबर इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। संविधान का आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 क्या बताता है बताइए? आर्टिकल अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में जो चर्चा है किस बात का है? विधि के समक्ष समानता, न्यायिक पूर्वावलोकन, आपातकाल, केंद्र राज्य संबंध। आर्टिकल 14 वो है आपका विधि के समक्ष समानता। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन देगा यहाँ से, कंफर्म देगा, लिख के रख लियो, देगा क्वेश्चन, यहाँ से फंसेगा। तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता है। न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन कितना में है? तो आर्टिकल 13 में न्यायिक पूर्वावलोकन है। आर्टिकल 13 में जो है न्यायिक पूर्वावलोकन है। आर्टिकल 13 न्यायिक पूर्वावलोकन, ठीक है। क्लियर है इतना बात? आपातकाल कितना है? आपातकाल, आपातकाल मेरे भाई ये भाग 18 में है। आपातकाल कितना में है? तो भाग
18 में क्या है, आपातकाल है, भाग 18 में आपातकाल है। और केंद्र राज्य संबंध कितना है, तो भाग 11 में है। केंद्र राज्य संबंध कितना में है, तो भाग 11। और आर्टिकल कितना में है, तो आर्टिकल 245 से 263, 245 से 263 में आपका केंद्र राज्य संबंध है। और भाग कितना 11 में है, आर्टिकल 245 से 263। और आपातकाल कितना में है, तो भाग 18 में है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना बात। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दूरी की मात्रा है मीटर पर सेकेंड, एम्पियर, वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जो मेरे भाई वो दूरी की जो मात्रा है, तो बताओ क्या होगा दूरी का मात्रा, बताओ क्या होगा। दूरी का मात्रा जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। दूरी का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और दूरी जो मेरे भाई वो है एक अदिश राशि। दूरी कैसी राशि है, तो अदिश राशि है, अदिश राशि। दूरी कैसा है, तो अदिश राशि है। अदिश को क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी है, अदिश राशि है। दूरी कैसा है, तो अदिश राशि। और इसका मात्रा क्या है, यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड है। दूरी का मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक एम्पियर किसका है, तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर है। एम्पियर को ही कूलम पर सेकेंड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, तो एम्पियर है। और एम्पियर को ही कूलम पर सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है। वोल्ट अब किसका है, तो वोल्ट मेरे भाई, वोल्ट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, तो वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है। तो यहाँ दूरी का मात्रा पूछा है तो मीटर पर सेकेंड है। और मीटर पर सेकेंड कैसा राशि है, तो एक अदिश राशि है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, वेल्डस डिजीज, मीना माता, इटाई इटाई। तो लोहे का कमी, आयरन का जो कमी से होगा मेरे भाई, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो आयरन की कमी से हमेशा एनीमिया होता है। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया का मतलब खून का कमी हो जाना शरीर में। तो आयरन का कमी से क्या होगा, तो एनीमिया होगा, खून का कमी हुआ तो मतलब एनीमिया रोग आपको हो गया। वेल्डर्स डिजीज क्या होता है, तो आयरन अगर अधिक हो जाए शरीर में, आयरन की अधिकता से होता है वेल्डर्स डिजीज। तो आयरन अगर अधिक हो जाए, लोहा अगर अधिक हो जाए आपके शरीर में, तो आपको वेल्डस डिजीज हो जाता है आयरन की अधिकता से। ठीक ना, तो वेल्डस डिजीज। और वेल्डस डिजीज को ही सिडरोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीडिरोसिस भी कहा जाता है, सिडरोसिस भी कहा जाता है वेल्डस डिजीज को। ठीक है, इतना बात क्लियर रखना। वेल्डस डिजीज या सिडरोसिस दे देगा तो ये किसके कारण से होता है, तो आयरन का अधिकता के कारण से होता है। ठीक है, आयरन की अधिकता की वजह से वेल्डस डिजीज हो जाता है आपको। मीना माता आपका जो होता है ये मरकरी की वजह से हो जाता है। मरकरी की अधिकता की वजह से आपको मीना माता हो जाएगा। ठीक है। और कहाँ पे हुआ था सबसे पहले मीना माता, तो जापान में हुआ था। और क्यों हुआ था, वहां के देखो मछली में जो है ना मरकरी बढ़ गया था। ठीक ना, मरकरी। और जब मछली को खाया था तो इंसान में वो बीमारी फैल गया था आपका मीना माता, जो मरकरी की वजह से होता है। इटाई इटाई या आउच आउच इसको कहते हैं, ये कैडमियम की वजह से होता है। कैडमियम, इटाई इटाई या आउच आउच किसके वजह से होता है, तो ये कैडमियम की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा एनीमिया होगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। माँ के स्तन से दूध निकलने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो माँ के स्तन से दूध निकलने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो माँ के स्तन से जो माँ का जो दूध निकलता है बउआ लोग, तो माँ का दूध जो निकलता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण से निकलता है। किसके वजह से निकलता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से माँ के स्तन से दूध निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। ठीक ना, तो माँ के स्तन से दूध प्रोलैक्टिन हार्मोन से निकलता है। और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन से क्या होता है, तो देखो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन से क्या होता है, तो ये दूध निकलने में मदद करता है। दूध निकलने में मदद, दूध निकलने में मदद करेगा। और साथ में जब डिलीवरी के समय में भी ये मदद करता है, डिलीवरी के समय भी मदद करता है आपका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ये डिलीवरी के समय जो मदद, डिलीवरी मतलब क्या, जब बेबी होने वाला रहता है लेडीज को, तो उस समय भी यही हेल्प करता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन ही करता है। ठीक है, तो डिलीवरी के समय भी हेल्प आपका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन ही करता है। ठीक है। और इंसुलिन कब किया जाता है, जब शुगर अधिक हो जाता है, शुगर की अधिकता हो जाता है, मतलब शरीर में शुगर की अधिकता में जो है इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, शुगर की अधिकता में इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, शुगर की अधिकता में
इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। और इंसुलिन जो निकलता है ये और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर मार्क है स्तन से दूध निकलने में कौन सा, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कर देता है, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सुप्रीम कोर्ट भाग है, भाग 5, भाग 8, भाग 2 या भाग 1। तो सुप्रीम कोर्ट जो मेरे भाई वो भाग है आपका कितना का है, भाग कितना का भाग है बता दो। तो सुप्रीम कोर्ट जो भाग है वो आपका भाग 5 है आपका, क्या सुप्रीम कोर्ट क्या है, भाग 5 है आपका, सुप्रीम कोर्ट है आपका भाग 5। इतना बात याद रख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कितना है, तो भाग 5 में आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर मैग्नेट, पर मैग्नेट, इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम वर्षा जो कराया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड से कराया जाता है। किससे कराया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड से आपका कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, ठीक ना। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से कराया जाता है, किससे, सिल्वर आयोडाइड से कराया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है 1968, 1925, 1926, 1885। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो 1968 में लगा था। कब लगा था, 1968 में लगा था आपका राष्ट्रपति शासन पहली बार, ठीक ना। और देखिए बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो अब तक 8 बार लगा है। अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है बिहार में, अब तक 8 बार। बिहार में कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन, तो अब तक 8 बार लगा है, ठीक ना। और पहली बार कब लगा था, तो 1968 में लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन। और इस समय जो सीएम कौन थे 1968 में, जो थे सीएम थे, ये तो भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री जो थे इस समय जो थे आपके सीएम थे। और इस समय जो राज्यपाल थे, गवर्नर जो थे, वो कानूनगो थे। कौन थे गवर्नर, तो कानूनगो थे, कानूनगो, ठीक है, कानूनगो याद रखिए। गवर्नर कौन थे, तो कानूनगो थे इस समय, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। तो नमक सत्याग्रह जो पटना में शुरू हुआ है 16 अप्रैल 1930 या 15 अगस्त 2013। तो 16 अप्रैल 1930, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बाय मिस्टेक रह गया है, ठीक ना। तो 16 अप्रैल 1930 को पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। हेपेटाइटिस बी फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, पानी से, रक्त से, सलाइवा से, हवा से। तो हेपेटाइटिस बी जो फैलेगा मेरे भाई, ये जो फैलेगा रक्त से, ब्लड से फैलता है हेपेटाइटिस बी। एक बात याद रखिए, देखिए हेपेटाइटिस में 3 टाइप का होता है। हेपेटाइटिस ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। हेपेटाइटिस कितने टाइप के, 3 टाइप के होते हैं। देखिए अभी बता देते हैं आप लोग को, फिर भूलिएगा नहीं कभी। हेपेटाइटिस ए बी सी होता है, ठीक ना। अब ए जो होता है ना मेरे भाई, तो ये हो जाता है दूषित जल और खाना से, कंटामिनेटेड फूड, खाना, और प्लस जो है दूषित जो है जल से हो जाता है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से जो है आपका हेपेटाइटिस ए फैलता है, ठीक है। दूषित जल और दूषित भोजन से आपका हेपेटाइटिस ए फैलता है। अब हेपेटाइटिस बी जो फैलता है ये मेरे भाई, ये ब्लड से फैलता है, ब्लड से। और हेपेटाइटिस सी भी जो भी है ये भी ब्लड से फैलता है, ठीक ना। तो ए जो फैलेगा वो फैलेगा दूषित फूड और वाटर से। हेपेटाइटिस बी ब्लड से फैलता है, हेपेटाइटिस सी भी ब्लड से फैलता है, ठीक है। और 3 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं। ए जो है दूषित फूड एंड वाटर से फैलेगा, बी जो है ब्लड से फैलेगा, सी भी ब्लड से फैलेगा। इतना बात क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, तो फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने किसी न्यू सेशन में, और इस क्लास को आप लोग पूरा देख लीजिएगा, और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर देंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए थैंक यू।